सोशल मीडिया पर E20 को लेकर हंगामा लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब खुद नितिन गडकरी जी ने जो है ये कहा है कि 2004 से ही इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाया जा रहा था, लेकिन नुकसान का कोई सबूत भी तब से अब तक नहीं मिला है। तो ये जो है वो अब चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, अगर हम इसके बारे में देखें तो इम्पोर्ट जो है वो कम है, किसान खुश है। E20 के इसमें फ़ायदे भी जो हैं वो बताए गए हैं नितिन गडकरी के द्वारा। इसी के साथ अगर हम देखें तो E20 पेट्रोल में जो है वो पेट्रोल से इंजन ख़राब हो रहा है। सरकार ने जो है वो इस बात से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना यह है कि सरकार अगर अच्छी है तो माइलेज अच्छा है, एथेनॉल का इसमें कोई भी कसूर जो है वो नहीं है। इसके साथ अगर हम देखें तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है वो ये बयान भी दिया गया है कि 2004 से जो है वो पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है और आपको जो है वो आज पता चला है। अगर हम इसके खबर के बारे में और विस्तार से देखें तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है वो ये बयान दिया गया है कि 2004 से ही पेट्रोल में इथेनॉल जो है वो मिलाया जा रहा है। और इसके साथ अगर हम नए लक्ष्य को देखें तो 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिलाना जो है वो इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसीलिए इसका नाम जो है वो E20 है, यानी कि इथेनॉल जो है वो इसमें 20% है। अगर इसमें दावे की बात करें तो गाड़ियों को नुकसान का कोई भी सबूत जो है वो नहीं मिला है। सरकार का मानना भी ये है कि ऐसा कोई भी दावा जो है वो नहीं किया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो माइलेज के बारे में अगर हम देखें तो सरकार का मानना ये है कि सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर जो है वो माइलेज करता है। इसमें जो है वो इथेनॉल का कोई भी रोल जो है वो नहीं है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि मतलब ये इथेनॉल का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ाना या फिर इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना और इसकी तरफ बढ़ना जो है इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो तेल आयात को जो है वो कम करना, यानी कि जो हमारा अदर कंट्री से तेल आता है उसको जो है वो कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ किसानों की आय को बढ़ाना भी इसका जो है वो उद्देश्य बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि एथेनॉल मतलब नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो ये बयान दिया गया है कि एथेनॉल से जो है वो किसानों को फ़ायदा हुआ है। मक्का का भाव जो है वो MSP यानी कि जो मिनिमम सप्लाई जो प्राइस हैं उसके ऊपर जो है वो पहुँच गया है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बस, ट्रक और जो मतलब मिनिमम जो पैसे हैं उसके भाव पर जो है मक्का का रेट पहुँच गया है। इसी के साथ इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बस, ट्रक और हाइड्रोजन ट्रक जैसे कई प्रोजेक्ट पर भी जो है वो काम हुआ है इथेनॉल की वजह से। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और बयान दिया गया है। इसी बयान में कहा गया है कि किसी भी ईंधन को लागू करने से पहले 4 साल तक जो है वो परीक्षण होता है। बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां और तकनीकी संस्थान जो है वो इसकी जांच करते हैं, फिर सर्टिफिकेशन के बाद ही जो है वो इसे मंजूरी मिलती है। मतलब कि यहाँ पर ये कहा गया है कि पब्लिक में जो है वो आने से पहले किसी भी ईंधन को या फिर जो है वो किसी भी नई चीज़ को पब्लिक में आने से पहले जो है वो कई साल तक उस पर जो है वो परीक्षण किया जाता है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण जो है वो किया जाता है। उसके बाद कई कंपनियां जो है वो उस पर तकनीकी संस्थान करती है, मतलब उस पर रिसर्च की जाती है, उसकी जांच की जाती है, फिर वहां से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही जो है वो उसको पब्लिक किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एथेनॉल जो है वो क्या है, इसके बारे में अगर हम जानें तो इसकी परिभाषा जो है वो इस तरह देखी जाती है कि गन्ना, मक्का, चावल, सड़े अनाज से बनने वाले बायोफ्यूल को जो है वो इथेनॉल का नाम दिया गया है। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो इसके प्रकार दिए गए हैं, यानी कि E10 एक तो इसका नाम दिया गया है E10, यानी कि उसमें एथेनॉल जो है वो 10% रखा गया है। E20 जो जिसको नाम दिया गया है उसमें जो है वो एथेनॉल को 20% रखा गया है। इसके अगर हम फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो रिन्यूएबल है, यानी कि इसको जो है वो रिन्यूएबल किया जा सकता है, क्लीन है और इसी के साथ ये स्वदेशी ईंधन भी जो है वो इसको बताया जा रहा है। तो इसलिए जो है वो इसके ये कुछ फ़ायदे यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एथेनॉल जो फ्यूल जो है वो क्या है, इसके बारे में जानें तो ये एक तरह का बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन है। गन्ने से मक्का और अन्य जो एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार इसको किया जा रहा है। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब लागू करने का इसका मकसद क्या है, तो कच्चे तेल यानी कि पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना इसका मुख्य मकसद है। इसी के साथ वायु प्रदूषण को कम करना भी जो है वो यहाँ पर इसका मकसद बताया जा रहा है। अगर हम भारत में देखें एथेनॉल ईंधन के 3 मॉडल भारत में क्या है, तो भारत में इसको 3 मॉडल पर जो है वो इसको तैयार किया गया है। पहला मॉडल यहाँ पर बताया जा रहा है E20 फ्यूल, यानी कि यहाँ पर इसमें जो है वो देश में अभी ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर जो है वो 20% एथेनॉल जो है वो मिलाया जा रहा है और 80% जो है वो पेट्रोल है, यानी इन दोनों को मिक्स करके जो है वो E20 को तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ एक और मॉडल जो तैयार किया गया है वो है फ्लेक्स फ्यूल, यानी कि इसमें 85% तक जो है वो एथेनॉल को यूज़ किया जा रहा है और इसी के साथ 15% पेट्रोल यहाँ पर जो है वो होता है। इसमें अभी ये वाला जो यूज़ हो रहा है इसे अभी दिल्ली, मुंबई में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए जो है वो शुरू किया गया है, यानी इसको फ्लेक्स फ्यूल जो है ये सिर्फ अभी दिल्ली और मुंबई तक ही इसको सीमित रखा गया है। इसके
साथ जो अगला मॉडल इसका है वो है E100 ईंधन, यानी कि ये लगभग 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन होता है। भारत सरकार ने E100 ईंधन के इस्तेमाल के लिए जो है वो ज़रूरी रेगुलेशंस को जो है औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है वो एथेनॉल बनता कैसे है, अगर हम इसकी बनने की प्रक्रिया को देखें तो एथेनॉल जो है वो 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। एक होता है फर्स्ट जो स्टेप है वो है जनरेशन इथेनॉल, और जो सेकेंड स्टेप इसमें बताया जा रहा है वो है जनरेशन इथेनॉल, यानी कि फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल और सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, इसको 2 नाम दिए गए हैं। अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो वहाँ पे जो है वो गन्ने का वेस्टेज है, चुकंदर का वेस्टेज है, आलू का वेस्टेज है और ज्वार का वेस्टेज है। ये सारे वेस्टेज को मिलाकर जो है वो फर्मेंटेशन बनाया जाता है, जिससे जो है वो एथेनॉल बनाया जा रहा है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर हम इसके सेकेंड जनरेशन को देखें तो वहाँ पर जो है वो चावल का वेस्टेज, गेहूँ का वेस्टेज, भुट्टा जो मक्का होती है इसका वेस्टेज, और इसी के साथ बांस का वेस्टेज जो होता है, इन सबको मिलाकर जो है वो यहाँ पर फॉर्मेंटेशन एथेनॉल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब फ्लैक्स फ्यूल के प्रकार की अगर हम बात करें, जिस तरह अभी हमने देखा था कि फ्लैक्स फ्यूल जो अभी सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक इसको सीमित रखा गया है, अगर हम इस फ्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो E5 एक तरीका का फ्लैक्स फ्यूल है। यहाँ पर जो है वो 95% जो है वो पेट्रोल है, इसमें 5% जो है वो मतलब फ्लैक्स फ्यूल को मिलाया जा रहा है। अगर हम E10 की बात करें, इथेनॉल 10 की, तो यहाँ पे जो है वो 10% इथेनॉल को यूज़ किया गया है और 90% जो है वो यहाँ पर पेट्रोल है, यानी कि 90% पेट्रोल और 10% अगर इथेनॉल है तो इसको जो है वो E10 का नाम दिया गया है। अब E20 ये जो है वो ये पब्लिक कर दिया गया है, मतलब ये लगातार सभी पेट्रोल पर जो है पेट्रोल पंप पर जो है मिल रहा है, यानी कि अगर इसमें जो हम देखें ग्रीन कलर जो है ये इथेनॉल को दर्शाता है और जो ये ग्रे कलर है ये सारा ये पेट्रोल को दर्शाता है। तो यहाँ पर एथेनॉल मतलब E20 में जो है वो 20% एथेनॉल का यूज़ यहाँ पर हो रहा है और 80% जो है वो पेट्रोल का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। अब अगर फ्लैक्स फ्यूल की बात करें तो यहाँ पर जो है फ्लैक्स फ्यूल 85 की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 85% एथेनॉल को रखा गया है और ये 15% सिर्फ 15% जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये 15% यहाँ पर जो है वो पेट्रोल को रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो मतलब इसमें सरकार के जो है वो क्या फ़ायदे रहने वाले हैं, अगर हम इस बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि आर्थिक कच्चे तेल का आयात जो है वो बिल यहाँ पर कम हो जाएगा, ये गवर्नमेंट का फ़ायदा यहाँ पर रहने वाला है। भारत का 85% तेल आयात जो वो भारत बाहर से करता है ये जो है वो कम हो जाएगा, यानी आर्थिक निर्भरता जो अदर कंट्रीज़ पर है वो कम हो जाएगी। अगर हम इसमें देखें किसान को भी यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, तो गन्ना मक्का की जो MSP से खरीद है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से किसानों की आय जो है वो यहाँ पर दुगनी होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। इसका अगला फ़ायदा अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है पर्यावरण को लेकर, यानी कि CO2 इमिशन में 30% तक जो है वो कम हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 30% तक यहाँ पर कम होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। इसी के साथ वायु प्रदूषण भी जो है वो घटेगा, ये भी जो है वो इस में जो है वो कहा जा रहा है। अगर हम इसकी ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ जो है वो इसका कदम बढ़ाया जा रहा है और चीनी मिलें यानी कि गन्ने का सरप्लस खत्म हो जाएगा और मिलों को जो है वो घाटा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के जो है वो भारत के 4 बड़े फायदे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला इसमें आता है 1.90 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बच रही है, यानी कि भारत अपनी ज़रूरत का जो है वो 88.5% कच्चा तेल जो है वो अदर कंट्रीज से आयात करता है, जिसमें मतलब कतर है और इसी के साथ अब जो है वो मतलब ईरान से रशिया से जो है वो तेल लिया जाता था, तो यहाँ पे जो है 88.5% कच्चा तेल जो है वो आयात किया जाता था। 2014-15 से मई 2026 तक जो है इथेनॉल को मिलाने में 1.90 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो विदेशी मुद्रा बची है और 30 दिन तक बिना वीज़ा के जो है वो ये रह सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का जो है वो आयात यहाँ पर घटता हुआ बताया जा रहा है, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो है 3.1 करोड़ टन कच्चे तेल का जो बराबर पेट्रोल की ज़रूरत जो है वो कम हो गई है। इससे तेल का आयात जो है वो तेल के आयात पर निर्भरता जो है वो घटती हुई बताई जा रही है। किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि 1.60 लाख करोड़ का जो है वो अतिरिक्त कमाई यहाँ पर बताई जा रही है। गन्ना मक्का और चावल जैसी फसलों से एथेनॉल बनने के कारण किसानों को जो है 1.60 लाख करोड़ के अधिक के अतिरिक्त जो है वो आई हुई है। इससे जो है वो चीनी मिलों को भुगतान में भी सुधार आया है। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे 930 लाख मेट्रिक टन जो है वो CO2 उत्सर्जन कम बताया जा रहा है, यानी कि एथेनॉल के इस्तेमाल से 9.3 करोड़ टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ है, जिसकी वजह से 50 लाख कारों का
4 साल का जो उत्सर्जन है उसके बराबर जो है वो इसको माना जा रहा है। अगर हम गन्ने की रिकॉर्ड की पैदावार के बारे में एथेनॉल की ब्लेंडिंग का फैसले की देखें तो यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि 2000 में सरकार ने जो है वो पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने का फैसला यहाँ पर किया था, यानी कि सन 2000 के आसपास गन्ने के रिकॉर्ड की पैदावार हुई थी। मिलों में चीनी का जो है वो स्टॉक भर गया था और किसान का भुगतान अटकने लगा था। तब सरकार ने जो है वो यहाँ पर इस एथेनॉल को बनाकर उसे पेट्रोल में मिलाने का फैसला जो है वो किया था। 2003 में 5% ब्लेंडिंग की शुरुआत जो है वो हो गई थी, यानी कि जनवरी 2003 में पहली बार 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो 5% एथेनॉल जो है वो मिलाया गया था, यानी कि 2003 में ही जो है वो इसको मिक्स करना शुरू कर दिया था। पेट्रोल जो है वो उसमें E5 में बेचा गया था। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे दमन और दीव, दादरा, नागर हवेली जो है और पौंडुचेरी जो है वो इसमें शामिल थे, यानी कि जिन राज्यों में E5 2003 से बेचा जा रहा था। 10 साल तक 1.5 से भी जो है वो कम रही हिस्सेदारी, यानी कि योजना शुरू हुई लेकिन उत्पादन और खरीद की व्यवस्था की दिक्कतों की वजह से जो है वो 2013-14 में जो है वो कुल पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो 1.5% से भी जो है वो कम बताई जा रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2014 में जो है वो कीमत तय की गई थी। मक्का और चावल से भी बनने की मंजूरी जो है वो यहाँ पर दी गई थी। 2014 के बाद सरकार ने जो है वो एथेनॉल की कीमत तय की थी और नई जो डिस्टिलरी लगवाई गई थी उसकी वजह से गन्ने के साथ जो है वो मक्का के अतिरिक्त चावल भी जो है वो एथेनॉल में बनाने की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई थी। 20% एथेनॉल जो है वो 5 साल पहले टारगेट इसका पूरा कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में 2030 तक E20 का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और बाद में इसको जो है वो 2025-26 कर दिया गया था और भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है वो अपने तय समय पर हासिल कर लिया है। अब अगर हम देखें तो एथेनॉल प्रोडक्शन में जो है वो अब भारत में एथेनॉल प्रोडक्शन होने लगा है, तो इसमें जो है वो कौन सा राज्य जो है वो मतलब सबसे ज़्यादा इसको बना रहा है, इसका प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है, तो यहाँ पर यूपी जो है वो नंबर 1 बताया जा रहा है। देश में प्रोडक्शन इसका 1990 करोड़ लीटर जो है वो हुआ है और यूपी में इसका प्रोडक्शन जो है वो 236 करोड़ लीटर, सिर्फ 236, यानी कि 1990 करोड़ लीटर में से 236 करोड़ लीटर जो है वो यूपी में इसका प्रोडक्शन हुआ है। और प्रदेश में एथेनॉल प्लांट की अगर हम बात करें तो 97 एथेनॉल प्लांट जो है वो यूपी में इसके एथेनॉल प्लांट जो है वो लगाए गए हैं। टॉप 5 ज़िले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली और सीतापुर, ये जो है 5 ज़िले टॉप में आ रहे हैं जहाँ पर जो है वो इसमें प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो है वो गोरखपुर में बताया जा रहा है। इसके अगर सोर्स की बात करें तो ये जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े से 2025 तक जो है वो इसको साबित कर दिया गया था। अगर हम चिंताओं की बात करें यहाँ पर तो माइलेज कम यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि इसमें जो है वो पुरानी गाड़ियों में 6 से 8% तक जो है वो मतलब माइलेज घट सकता है। इंजन की समस्या बताई जा रही है तो पुरानी गाड़ियों में रबर, प्लास्टिक पार्ट्स जो है वो ख़राब होने की वजह का डर है, उसकी वजह से जो है वो इंजन में समस्या आ सकती है। फूड वर्सेस फ्यूल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अनाज से एथेनॉल और फूड सिक्योरिटी पर सवाल जो है वो यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जल उपयोग भी जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यानी कि 1 लीटर एथेनॉल के लिए 3000 लीटर पानी का जो है वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जल संकट वाले राज्यों में समस्या इसकी बताई जा रही है। यानी मेन जो प्रॉब्लम इसमें बताई जा रही है वो ये कि इसमें जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और पानी भी वो पानी जिसको हम जो है वो मतलब अपने पीने का पानी जो हम जिसको कह सकते हैं, यानी कि जैसे हम जानते हैं हमारे जो धरती है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जो है वो पानी की मात्रा तो ज़्यादा है लेकिन वो जो पीने का पानी है उसकी मात्रा कम है और जो खारा पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो इन सब में जो पानी यूज़ हो रहा है वो जो है वही पानी यूज़ हो रहा है जो हम पीने के इस्तेमाल में लेते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी कुछ ऊर्जा की बात करें, इसको मतलब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका पहलू निकल कर आता है ऊर्जा नीति। ये रिलेट करता है GS3 के सब्जेक्ट से। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 और E20 के रोड मैप के बारे में जो है वो यहाँ पर इसके मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में, तो ये भी जो है वो GS3 से रिलेट करता है। किसान आय, MSP, शुगर इंडस्ट्री और बेल आउट पर जो है वो ये इसके मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण के लिए, यानी कि इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट के लिए, तो ये GS3 से रिलेट करता है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और नेट जो है वो यहाँ पर 0 है 2070। वायु प्रदूषण से भी जो है वो इसको मेन पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। और आयात निर्भरता की अगर बात करें तो ये GS2 से रिलेट करता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट बिल जो है वो कम करना है और फॉरेक्स से इसकी बचत करना, ये यहाँ पर जो है वो मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं। अगर हम देखें कि सरकार जो है वो यहाँ पर इसमें क्या कदम उठा सकती है तो इसके बारे में अगर हम जानें
तो सरकार जो है वो यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन का जो है वो यूज़ कर सकती है, यानी कि नई गाड़ियाँ जो हैं वो E20 की कंपैटिबिलिटी में बनाई जानी चाहिए, उसको बनाना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। और अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि 2020 में 5% था और 2023 में 12% हो गया, और इसी को 2025 में बढ़ाकर जो है वो 20% कर दिया गया है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है वो लगातार पर ईयर के हिसाब, मतलब जो उसका टारगेट ईयर है उसके हिसाब से जो है वो इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2G एथेनॉल प्लांट्स हैं, यानी कि पराली धान की भूसी से एथेनॉल फूड वर्सेस फ्यूल का जो है वो यहाँ पर ख़त्म जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो E20 जो है वो ऊर्जा सुरक्षा है। E20 में जो है वो ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पर बताई जा रही है। इसी के साथ प्लस किसान कल्याण स्वच्छ पर्यावरण का ट्रिपल इंजन जो है वो इसको माना जा रहा है। अब इन सब के बाद अगर हम देखें तो एथेनॉल जो है वो क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके रिप्लेसमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब ये जो जैव ईंधन है, इसमें जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल का जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, बायोडीजल का इसके यूज़ कर सकते हैं। इसके स्रोत की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी जगह पर अगर हम देखें कि जिस तरह इसमें पानी यूज़ हो रहा है और इसका ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, तो इसके रिप्लेसमेंट में क्या कुछ ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो बायोडीजल को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके स्रोत की अगर हम बात करें तो जेट्रोफा, करंज, सोयाबीन और यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है वो इसके स्रोत रहेंगे, सोर्सेज रहने वाले हैं। इसका उपयोग जो है वो डीजल में 20% तक मिलाना, तो ये जो है वो B20 बन जाएगा। इसका फ़ायदा पहुँचने वाला है जिसमें ट्रक, बस, कृषि मशीनों के लिए जो है वो ये बेस्ट रहने वाला है। समस्या लेकिन इसमें ये रहेगी कि जो है वो ठंड में जम जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो CBG यानी कि कंप्रेस जो बायोगैस होती है, जिसमें इसका जो सोर्सेज रहने वाले हैं वो गोबर, कचरा, पराली, सीवेज जो रहती हैं वो रहने वाले हैं। इसका उपयोग जो है वो CNG की जगह गाड़ियों में, रसोई में गैस की जगह जो है वो मतलब किया जा सकता है। इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कचरा निपटान के लिए प्लस किसान को आय में फ़ायदा पहुँचनेगा। इसकी योजना की बात करें तो यहाँ पर सतत योजना जो है वो इसके लिए शुरू की जा रही है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है, मतलब इसके लिए तो ग्रीन फ्यूल के लिए, यानी कि भविष्य में जो ईंधन है वो ग्रीन हाइड्रोजन होना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर जो है वो हो जाए, अगर इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का जो होना चाहिए, तो इसके जो सोर्सेज रहने वाले हैं पानी प्लस सौर ऊर्जा यानी कि पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रोलाइसिस रहेगा। इसका उपयोग अगर हम देखें तो भारी ट्रक में, जहाज़ में, स्टील में, रिफाइनरी में जो है वो इसका यूज़ हो जाएगा। फ़ायदा यहाँ पर ये रहेगा कि ये मतलब जलता तो है लेकिन सिर्फ पानी निकालता है और ज़ीरो पॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि ये जो है वो बहुत महंगा है और इसको स्टोर करना जो है वो मुश्किल रह जाता है। इसकी योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे जो है वो मेथनॉल को भी यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह। अगर हम इसके अलग भी कुछ अन्य ऑप्शन देखें, जो अदर ऑप्शंस हैं, उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। यहाँ पर चलाने का खर्च सबसे कम है, प्रदूषण इसका ज़ीरो रहने वाला है। समस्या की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बैटरी जो है वो महंगी है लेकिन चार्जिंग स्टेशन कम है। अगर हम जो है वो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसकी जगह लाते हैं तो हमें, हमारी गवर्नमेंट को जो है वो ये एक मतलब लोगों की सुविधा के लिए ये रखना होगा कि हमें जो है वो जगह जगह पर चार्जिंग के लिए कुछ ना कुछ स्टेशन के टाइप जो है वो बनाने होंगे। इसमें इसकी योजना की अगर हम बात करें तो फेम स्कीम जो है वो इसकी योजना रहने वाली है। इसके बाद अगर हम इसके और अदर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस CNG LNG का यूज़ भी जो है वो किया जा सकता है। ये जो है वो इसके आयात पर निर्भर रहेगा। पेट्रोल का से 50% सस्ती रहने वाली है और इसमें जो है वो मतलब प्रदूषण भी कम रहता है। तो ये सब जो है वो ये इसके जो है वो मतलब रिप्लेसमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके रिप्लेसमेंट में ये सब बताए जा रहे हैं। और UPSC के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो E20 पॉलिसी एक्सप्लेन किया गया है 2004 से अगर ये चल रही है तो ये कहानी जो है वो क्या है, इन सब के बारे में हमने बात कर ही ली है। इम्पोर्ट इसका कम किया जाएगा, किसान खुश होगा। E20 के 3 फ़ायदे। तो अब आप हमको जो है वो कमेंट में बताइए कि क्या ये जो है मतलब चल रहा है, तो आपकी गाड़ी अगर E20 से फ़र्क पड़ा है तो कमेंट में हाँ या ना लिख कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में ऐसी ही अगली खबर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।